क्लास 11th। कल हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था एक तो फिजिक्स, उसके स्कोप और एक्साइटमेंट के बारे में, ठीक है। अब आप देखो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स एंड सोसाइटी, है ना। मतलब फिजिक्स का हमारे सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है और इसमें जो फिजिक्स में इन्वेंशन होती हैं उसका हमारी सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉज, और फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। बहुत सारे फोर्सेस हैं, जैसे 3-4 हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है, वीक न्यूक्लियर है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। और सिमेट्री ऑफ नेचर, ये आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स एंड सोसाइटी से। फिजिक्स एंड सोसाइटी, देखो फिजिक्स का हमारी सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेना ठीक नहीं है। आप इसको लिख लीजिएगा, आपके पास बुक है, इसकी हेल्प ले करके आप लिख सकते हैं। देखो मेनली इस टॉपिक को डिस्कस करने का हमारा जो एम है और रीज़न है वो ये है कि फिजिक्स में इन्वेंशंस होते हैं, उसका सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है आप ये देखो कि बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक फ़ैन है, इलेक्ट्रिक इंजन है, मोटर कार है, मोटरसाइकिल है, एरोप्लेन है। अब इन सभी इन्वेंशंस का हमारे सोसाइटी पर इफ़ेक्ट तो पड़ा ही है। तो उसको हम बोलते हैं द फेट ऑफ ए सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी का जो भाग्य है। तो सोसाइटी कौन है? हम आप लोग मिलके ही सोसाइटी को बना रहे हैं। तो सोसाइटी का जो भाग्य है वो फिजिक्स से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप उसको बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है ना। जो भी फिजिक्स में डिस्कवर होता है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करता है इमिडिएटली। जैसे देखो पहले हम लेटर बॉक्स में लेटर भेजते थे तो कहीं भी पहुंचने में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लगते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने फिर फैक्स करना स्टार्ट कर दिया तो वो लेटर तुरंत पहुंच जाता था। फिर ईमेल का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद आप आजकल आप देख ही रहे हो कि हम लोग मोबाइल फ़ोन के थ्रू क्या क्या कर लेते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम एक सिंगल फ़ोन से कर सकते हैं। तो होता ही है, जैसे इसमें टेलीफोन है, टेलीग्राफ है ना। ये सब क्या करते हैं, हमारे किसी भी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक क्विकली एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। दूसरा तुम्हारा रेडियो है, टेलीविज़न है, ये क्या करते हैं, ये वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में कोई घटना घटी तो उसको इमीडिएटली क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियसली कम्युनिकेट करते हैं। इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है तुरंत, वहाँ घटना घट रही है और यहाँ आप टीवी पर उसको देख रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कहीं बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है या कहीं क्रिकेट मैच चल रहा है या कोई और घटना घट रही है ना, कोई मोटर कार की रेस हो रही है या कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दंगा हो रहा है, तो उसकी लाइव आप कवरेज आप देख सकते हो तो अपने घर बैठे बैठे, आपको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरा है कि सैटेलाइट्स हैं, है ना। पहला मैंने आपको क्या बताया, पहला मैंने आपको बताया टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ हो गया, है ना, ये सब। दूसरा मैंने आपको बताया रेडियो और टेलीविज़न, रेडियो एंड टेलीविज़न। तीसरा मैंने आपको बताया सैटेलाइट्स। देखो सैटेलाइट्स जो हम छोड़ते हैं
स्पेस में, तो वो क्या करते हैं, उन्हीं के सैटेलाइट्स एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए रिफ्लेक्टर का काम करते हैं। और आपको पता ही है जितनी भी इंफॉर्मेशन या जो भी न्यूज़ है वो कैरी करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो सैटेलाइट के थ्रू ही वो रिफ्लेक्ट होके वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचती हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया है, सैटेलाइट्स ने कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है चौथा, जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तुम्हारे कंप्यूटर्स हो गए, है ना, और आपके न्यूक्लियर एनर्जी हैं। तो इन सब ने क्या किया है, इन सब ने हमारे लिविंग स्टाइल को बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कि जो हमारी मॉडर्न साइंस है और उसमें भी जो फिजिक्स की स्टडी है या उसके जो इन्वेंशंस हैं, उसके अंदर इतनी पावर है, इतनी उसके अंदर एबिलिटी है कि वो वर्ल्ड से पॉवर्टी को यानी गरीबी को और हंगर को ख़त्म करके एक अच्छे युग में हमको ला सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हो कि इसका जरा सा भी अगर थोड़ा सा मिसयूज़ हम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा विनाश भी ला सकता है, हमारे पूरे संसार को एक मतलब थोड़े ही समय में ख़त्म कर सकता है ना। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसका किस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, या जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उस वर्ल्ड के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है और यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अब हम स्टडी करेंगे फिजिक्स और टेक्नोलॉजी। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। देखो, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है ना, साइंटिफिक प्रिंसिपल, उसको हम अप्लाई करके किसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर सकते हैं, है ना। जैसे स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन तो आप जानते ही हो, वाटर की स्टीम से हम इंजन को चलाते हैं। तो इसमें कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स के लॉ का यूज़ हो रहा है ना। तो जैसे आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड इन रेडियो, टेलीविज़न, इवन हम रडार में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। और आजकल हम वायरलेस कम्युनिकेशन में भी इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम यूज़ कर सकते हैं जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं हमारी, जिससे हम वेदर के बारे में या कोई जियो फिजिकल सर्वे है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, आर यूज्ड इन जियो स्टेशनरी satellites which help in forecasting weather and geophysical सर्वे। ठीक है, तीसरा है जैसे एक्स रेज हैं। अब एक्स रेज का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी में कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी। हमारी जो बोन्स हैं उसमें फ्रैक्चर या डिसलोकेशन, फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशंस in bones
इंजीनियरिंग में, इन सब में हम एक्सरेज का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स, ये भी साइंटिफिक प्रिंसिपल है। इसका यूज़ हम करते हैं हीट इंजन्स में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स के बाद देखो इलेक्ट्रिसिटी, ये कितने पॉइंट हुए आपके? 4 पॉइंट हो गए ना। 5वां पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को तो आप जानते ही हो, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं। अब इनकी तो गिनती करना ही संभव नहीं है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। आपके न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, ये क्या हैं? ये हमारे मेन सोर्स हैं, मेजर सोर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एनर्जी के, है ना। मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक। 7वां नंबर है आपका मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ हम कर सकते हैं कंप्यूटर्स में, रोबोट्स में, कंप्यूटर्स, रोबोट्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपका सिलिकॉन चिप्स। सिलिकॉन चिप्स, ये चिप्स तो सबने देखी होंगी। इसका हम कर सकते हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री में, आप लोग तो अवेयर हो गई इससे। कंप्यूटर इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सब आपके कुछ मैंने टेक्नोलॉजीज़ बताई हैं मेन जो हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा एक बार। और मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में से 2 टेबल भेजूंगा। एक तो साइंटिस्ट का नेम, उसमें टेबल है, जो पहली टेबल होगी उसमें तो आएगा साइंटिस्ट और उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन, और उनके जो इन्वेंशंस हैं, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, मैं भेजूंगा अभी आपको। और टेबल 2 जो होगी वो होगी टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको टॉपिक कौन कौन से बताए थे? मैंने आपको बताया था फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिर फिजिक्स एंड सोसाइटी, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिर कंजर्वेशन लॉज। अब आ जाओ कंजर्वेशन लॉज पर। कंजर्वेशन लॉज, देखो हमारे पास 4 कंजर्वेशन लॉज हैं, और कौन कौन से हैं वो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला नंबर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका सीधा सीधा सा है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सोलर एनर्जी है, उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसको हीट एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हीट है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को ना तो हम
क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसके एक एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो कोई बॉडी गिर रही है ऊपर से और ये ग्राउंड लेवल पे आ जाती है, तो यहाँ पर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर आके पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, यहाँ पर केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। दैट मीन्स क्या हो गया, जब बॉडी नीचे गिर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाती है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा पहला। अब दूसरा आ जाओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने, मैं आपको याद दिला दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे आप राइफल का एग्जांपल देखते हो, राइफल के एग्जांपल में क्या होता है कि जब हम राइफल को फायर करते हैं, किक करते हैं, तो राइफल एक बैकवर्ड किक देता है हमको, बैकवर्ड ब्लो मारता है। यानी क्या है कि जितना मोमेंटम उस गोली का, बुलेट का आगे की तरफ होता है, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वो राइफल पीछे की तरफ हमें एक किक देता है, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया ही नहीं है, तो उसका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। तो ये है। तीसरा आ जाओ तुम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने क्या बताया कि एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो उस बॉडी का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व रहेगा। इसमें क्या है, अगर टॉर्क जीरो है तो उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट बना रहेगा। यहाँ पर हमने क्या बताया था, फोर्स अगर जीरो है तो लीनियर मोमेंटम यानी P जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, अब आ जाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। चौथा नंबर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, इसमें ये है सीधा सीधा कि द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे NaCl है ना, NaCl का मतलब नमक। इसको आपने एक को सॉल्यूशन बनाया तो क्या हो गया, Na+ और Cl-। अब देखो यहाँ पर ये जो NaCl है ये न्यूट्रल है, इस पर जो टोटल चार्ज है वो जीरो है। Na+ पर चार्ज कितना हो गया, +1, Cl- पर -1, तो इसका टोटल चार्ज कितना हुआ, 0। यानी कि टोटल चार्ज पहले भी जीरो है, टोटल चार्ज बाद में भी जीरो है। तो क्या हुआ, यहाँ पर चार्ज को हमने ना तो क्रिएट किया, ना ही हमने इसको डिस्ट्रॉय किया, केवल क्या कर दिया, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र कर दिया। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ऐसा भी आप कह सकते हो इस लॉ को। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब देखो हमारा मैंने आपको क्या बताया था, ये हो गया फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज हो गए। अब आ जाओ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर पे, ये टॉपिक होगा ख़त्म। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। देखो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर में हमारे पास टोटल ही 4 फोर्सेस हैं। पहला है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? दो बॉडीज के बीच में उनके मासेस की वजह से लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द अट्रैक्टिव फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू बॉडीज by virtue of their masses। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपने वो न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो आपने पढ़ा ही होगा। मान लो दो पार्टिकल हैं हमारे पास, m1 और m2 उनके मास हैं, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो लगेगा F = g m1m2/r²। ठीक है, यहाँ पर g क्या है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब इसकी देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम आपको बताते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। देखो, सबसे पहला तो ये है कि यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है, यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तीसरा है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा F = g m1m2/r² है, इसका मतलब ये होगा कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर। अच्छा, चौथा है लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज। ठीक है, अच्छा, पांचवा ये है कि दो बॉडीज़ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अदर बॉडीज़ के प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। ठीक है, अच्छा, छठा नंबर क्या है, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। सबसे वीक फोर्स है ये, इससे मतलब बहुत ज़्यादा वीक फोर्स है, सबसे वीक। अच्छा, इसके बाद है सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब समझ लो। अब देखो, सेंट्रल फोर्स मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आप देख रहे हो दो पार्टिकल्स हैं, इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, मतलब m1 जो है वो m2 को अपनी तरफ खींचेगा और m2 m1 को अपनी तरफ खींचेगा सेम फोर्स से, और ये जो फोर्स होगा इसकी डायरेक्शन दोनों पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग होगी, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक है ना, जिस फोर्स की डायरेक्शन दोनों पार्टिकल, दोनों बॉडीज़ के सेंटर को मिलाने वाली लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग होगी उसको हम बोलेंगे सेंट्रल फोर्स। अच्छा, इसके बाद आठवां है कंजर्वेटिव फोर्स है। ये कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब आप समझ लो, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मान लो कोई बॉडी ऊपर से नीचे तक फेंकी हमने, है ना, मान लो m इस बॉडी का मास है और इसको हम ऊपर से नीचे से फेंक रहे हैं। अगर इस बॉडी को तुम इस तरीके से भी लाओगे ना नीचे, ये ग्राउंड लेवल पे, तो भी वर्क डन उतना ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो परपेंडिकुलर होंगे दोनों, यानी हॉरिजॉन्टली लाने में वर्क डन 0 होगा, केवल वर्टिकल के वर्क जुड़ेंगे, तो इतना ही वर्क होगा जितना डायरेक्टली आप इसको फेंकोगे, तो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, इसके जो मैसेंजर पार्टिकल्स होते हैं, देखो मैसेंजर पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है। मैसेंजर पार्टिकल्स का मतलब होता है
कि ये जो फोर्स पैदा हो रहा है, फोर्स का जो ओरिजिन हो रहा है, जिन दो बॉडीज़ के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उन दोनों बॉडीज़ के बीच कुछ पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से फोर्स डेवलप होता है। तो ये जो मैसेंजर पार्टिकल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, वो कहलाते हैं ग्रेविटॉन्स। यानी कि दो बॉडीज़ जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उनके बीच में ग्रेविटॉन्स नाम के पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होता है। तो उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं ग्रेविटॉन्स, जिनका एक्सचेंज हो रहा है, और उनको हम बोलते हैं मैसेंजर पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसके एग्जांपल में तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स में बहुत सारी बातें लिख सकते हो, जैसे जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों तरफ, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं। या हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये सब एग्जांपल आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स आ जाओ, दूसरा है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं। दो इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में हैं और उनके बीच जो काम करने वाला फोर्स होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब, देखो दो बातों से मिलके बना हुआ है ये, एक तो इलेक्ट्रो, दूसरा मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, मैग्नेटिक का मतलब हो गया मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर जो दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, उसको तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दो मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स तो जानते हो ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मान लो एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है, या दोनों ही नॉर्थ पोल हैं या दोनों साउथ पोल हैं, कैसे भी हो सकता है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। एक्चुअल में क्या है, ये बात आपको बाद में जाके पता लगेगी कि ये दोनों फोर्स वास्तव में इनसेपरेबल हैं, इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, जरूर इनसेपरेबल हैं। तो जो मूविंग चार्ज है ना, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस वजह से इन दोनों फोर्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो कलेक्टिवली इन दोनों को इन दोनों फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाओ। प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी इसकी है, देखो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, जबकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में देखा था कि केवल और केवल अट्रैक्टिव ही होता है। दूसरा, ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तीसरा, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। चौथा, सेंट्रल फोर्स है। पांचवा, कंजर्वेटिव फोर्स है। छठा, ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 36 टाइम्स ज़्यादा है, 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और इसका जो सातवां है, जैसे मैंने मैसेंजर पार्टिकल्स आपको बताए थे, उसमें ग्रेविटेशन फोर्स में ग्रेविटॉन्स, इसमें फोटॉन्स होते हैं। मैसेंजर पार्टिकल्स आर फोटॉन्स। ठीक है,
तो ये है आपका। इसके बाद आ जाइए आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे। थर्ड जो फोर्स है हमारा वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये ख़त्म हो गया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा ताकत के साथ आपस में बंधे हुए होते हैं। तो कौन सा फोर्स वहाँ पे काम करता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स टुगेदर द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस, ठीक है ना, इनसाइड ए न्यूक्लियस। द स्ट्रॉन्ग attractive force which binds the protons and neutrons together in a nucleus, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब आ जाओ इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। देखो प्रॉपर्टीज़ में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन है पूरे यूनिवर्स में। स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन इन नेचर, ठीक है। दूसरा, दिस फोर्स इज 10 to the power 38 times stronger than the gravitational force, ठीक है। और तीसरा है शॉर्ट रेंज फोर्स है। बाकी जो पहले आपने दोनों पढ़े ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो लॉन्ग रेंज फोर्स थे, बट ये शॉर्ट रेंज है। केवल न्यूक्लियर जो हमारी डिस्टेंस होती है 10 to the power -15 मीटर साइज़ होता है न्यूक्लियस का, केवल इतने ही रेंज में काम करता है ये, उसके आगे काम नहीं करता। अच्छा, अगला है ये अट्रैक्टिव फोर्स है, बेसिकली अट्रैक्टिव। लेकिन होता क्या है कि कुछ डिस्टेंस तक ये अट्रैक्टिव रहता है, बट उसके बाद अगर आप डिस्टेंस कम करोगे तो ये रिपल्सिव हो जाता है ना। बिकम्स रिपल्सिव फॉर लेस देन 0.5 फर्मी, यानी 0.5 फर्मी का मतलब 10 to the power -15 मीटर। इससे डिस्टेंस अगर कम होगी तो वो रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, varies inversely with some higher power of distance। हायर पावर का मतलब क्या हो गया? ग्रेटर देन 2, ठीक है, ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स और आपका चार्ज इंडिपेंडेंट करेक्टर। चार्ज इंडिपेंडेंट करेक्टर मतलब कि चार्ज पर डिपेंड नहीं करता कि किस नेचर का चार्ज है बॉडी पर। और तुम्हारा के जो एक्सचेंज यानी मैसेंजर पार्टिकल्स जो होते हैं, मैसेंजर पार्टिकल्स, उनको हम बोलते हैं पाई मेसॉन्स, ठीक है। ये आपके 3 हो गए। इसके बाद चौथा और लास्ट है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये चौथा नंबर है। वीक न्यूक्लियर फोर्स कैसे होते हैं? जो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में
थोड़े समय के लिए पैदा होते हैं, थोड़े समय के लिए लगते हैं। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो पार्टिकल निकलते हैं वो आपस में वीक न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा ही आपस में बंधे होते हैं, है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में। इट appear between elementary particles involved in a nuclear process, involved in a nuclear process। जैसे न्यूक्लियर प्रोसेस कौन से होते हैं, अल्फा डीके हो गया, बीटा डीके हो गया, गामा डीके हो गया, या न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस है, न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रोसेस है, तो उसमें ये न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। देखो पहला तो ये है कि कोई भी प्रोसेस जिसमें ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा है ये केवल हाँ न्यूक्लियर डिस्टेंस तक ही इसका शॉर्ट रेंज फोर्स है। आप देखो जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, यही इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है ना, शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज। और कहाँ तक काम करता है, 10⁻⁻15 मीटर तक। और इसके जो मैसेंजर पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं मासिव वेक्टर बोसॉन्स, मासिव वेक्टर बोसॉन्स। इसको हम W± और Z से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये तो कहानी हुई आपकी फोर्सेस की, जो हमारे वो थे फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनकी। अब एक लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, उसे भी मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ। आप देखिए देखो, इसके बाद आता है कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्री ऑफ नेचर। कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्री ऑफ नेचर। इसमें है क्या, समझिए आप इसको। देखो कंजर्वेशन लॉज जो है ना वो सिमेट्रीज ऑफ नेचर से क्लोजली रिलेटेड हैं। Conservation laws are closely related to the symmetries of nature। देखो इसमें पहला क्या है, मैं केवल आपको समझा देता हूँ कि मान लो अगर हम किसी प्लेस पर किसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं और उसी एक्सपेरिमेंट को 1 साल बाद उसी प्लेस पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें बिल्कुल वही रिजल्ट मिलेंगे। मान लो किसी एक्सपेरिमेंट को मैंने आज यहाँ पर किया और 1 साल बाद उसी एक्सपेरिमेंट को यहीं पर किया, तो रिजल्ट तो सेम मिलने वाले हैं हमें। तो इसको हम बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ टाइम, और इसका रिलेशन होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक है, होमोजेनिटी
ऑफ टाइम, और ये हमको ले जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तक। ठीक है। दूसरा देखो, कोई भी प्रेफर्ड लोकेशन नहीं होती इस यूनिवर्स में। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी लोकेशन पर, किसी भी जगह पर कोई भी एक्सपेरिमेंट आप रिपीट करोगे एक ही टाइम पर तो सेम रिजल्ट आने वाले हैं। तो इसको हम बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। और ये हमें ले जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। और तीसरा होता है तुम्हारा आइसोट्रॉफी ऑफ स्पेस, आइसोट्रॉफी, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। इसमें क्या है कि स्पेस में कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होती, नो प्रेफर्ड डायरेक्शन इन स्पेस। ठीक है। और ये हमें ले जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। कल से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। ये चैप्टर आपका यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है ना। पहला चैप्टर